हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। कैसे हैं आप लोग? कल का लेक्चर रिवाइज करके आए हैं आप लोग? यस। चलिए, तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मैं एकदम अच्छा हूँ बेटा। आप लोग कैसे हैं? ठीक है, आज सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव आपको अच्छे से समझ में आ गया? जो भी हमने समझाया था सब समझ में आ गया? वाइन में जवाब दें। चलिए आगे बात करते हैं। तो कल हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था बेटा, ये ड्यूमा और जल्डाल। ड्यूमा में इन द फॉर्म ऑफ डाइनाइट्रोजन, ड्राई नाइट्रोजन के फॉर्म में, और जल्डाल में इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। हम इसका एस्टिमेशन करते हैं। वेरी गुड। होमवर्क दिया था वो भी कर लिया? होमवर्क भी कर लिया आप लोगों ने? बेहतरीन। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। एक्वस टेंशन है तब क्या करना है, ये फार्मूला यूज करना है। एप्लीकेबल फॉर ऑल नाइट्रोजनस कंपाउंड एंड नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई नाइट्रोजन। इसकी भी हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जल्डाल मेथड का। ठीक है, हाँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, मैंने आपको बोला था। तो इसमें इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, पहला क्वेश्चन है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ठीक है बेटा, चलिए अगर हम आगे बात करते हैं तो समझना, ये भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड अगर आप बुक से पढ़ेंगे, लेकिन बहुत इजी वे में मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इज हीटेड विद H2SO4 सो कंपाउंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम सल्फेट। अगर इसका हम फ्लो डायग्राम आपके सामने डिस्कस करें तो बड़ा ध्यान से दिखिएगा। ये मैंने आपका एक फ्लो डायग्राम बनाया जिसको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्या है ये? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका वेट W ग्राम है, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है। इसको सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम इसको हीट करते हैं तो अमोनियम सल्फेट में बदल जाता है। पहला पॉइंट, जो कंपाउंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ अमोनियम सल्फेट में बदलेगा वही जल्डाल मेथड से हम रिएक्शन उसी का हो पाएगा, वही जल्डाल मेथड से एस्टिमेट हो पाएगा। अब जो अमोनियम सल्फेट बना है, इस अमोनियम सल्फेट को हम NaOH के साथ बॉयल करते हैं। यानी नाउ पहली बात हो गया अमोनियम सल्फेट। नाउ a mixture is heated with excess of NaOH which liberate ammonia gas। ये जो आपका अमोनिया गैस है यही है इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ये अमोनिया जो हमको मिला है, इसी अमोनिया को हमें एस्टिमेट कर लेना है। अच्छा बताओ, अमोनिया एसिड है कि बेस है? अमोनिया बेस है। चलो बेहतरीन। अच्छा, कितना अमोनिया प्राप्त हुआ, कितना अमोनिया प्राप्त हुआ ये कैसे पता चलेगा? इसको पता करने के लिए हमें टाइट्रेशन करना होगा एसिड के साथ। टाइट्रेशन नाम सुना है आपने? जवाब दो। टाइट्रेशन करना होगा किसके साथ? एसिड के साथ टाइट्रेशन करना होगा। हमने इसके साथ टाइट्रेशन किया। अब आपने ये भी पढ़ा है एसिड और बेस मिली इक्विवेलेंट के टर्म में एक दूसरे से मिलते हैं। जवाब दो। मिली इक्विवेलेंट में रिएक्ट करते हैं। यस। तो अमोनिया कितनी इवॉल्व हुई हमें कैसे पता चलेगा? हमने क्या किया, H2SO4 ले लिया, एक्सेस में ले लिया। एक्सेस में क्यों लिया? हमें पता ही नहीं अमोनिया कितनी रिलीज हुई। जो एक्सेस में लिया उसमें H2SO4 की नॉर्मेलिटी N1 है और वॉल्यूम V1 है। जितना इसका मिली इक्विवेलेंट होगा अमोनिया का, उतने मिली इक्विवेलेंट H2SO4 क्या उसको न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो जाएगा? बोलो है ना, खर्च हो गया। मान लो हमने बहुत ज्यादा ले रखा है, तो बहुत ज्यादा ले रखा है तो कुछ बच भी तो जाएगा। बोलो है ना, ये रिमेनिंग H2SO4 बच गया, रिमेनिंग कुछ बच गया जिसका हाँ N2V2 मान लो इसको, ये बच गया आपका। अब हमें कैसे पता चलेगा बताओ बेटा, हमें कैसे पता चलेगा कि कितना बचा है? जवाब दे सकते हो? डिफरेंस। बेहतरीन। तो आपने कहा सर बहुत ही आसान है। हाँ, कितना बचा? अच्छा कितना बचा ये भी बोल सकते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कितना यूज हो गया, कितना यूज हो गया, क्या वो भी डिफरेंस से पता चल जाएगा? डिफरेंस से। तो इसे हमने बोल दिया यूज्ड
मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को हमने कैसे निकाल लिया बेटा बताइए, N1V1 माइनस N2V2, N1V1 माइनस N2V2 से निकाल लिया, ये हो गया यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अच्छा जितना यूज हो गया वो तो निकल गया, यानी जितना यूज हुआ N1V1 माइनस N2V2। क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आपको? जवाब दीजिए पहले। अब सुनना, ये N2V2 कैसे पता चलेगा, N2V2 कैसे पता चलेगा कितना बचा है? आपको थोड़ी ना पता H2SO4 कितना बच गया, आपने तुरंत थोड़ी आइडेंटिफाई कर लिया। अब इस H2SO4 कितना बचा है इसको जानने के लिए हम उसका NaOH से वापस से टाइट्रेशन करेंगे, और इसका नाम हमने दे दिया बैक टाइट्रेशन। ये हो गया बेटा बैक टाइट्रेशन। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए रिमेनिंग H2SO4 इसमें है, अब हम क्या करेंगे, ये आपका NaOH के साथ टाइट्रेट करेंगे, एंड पॉइंट आएगा, जहां एंड पॉइंट आएगा वहीं रुक जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट के टर्म में वो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। तो जितना NaOH यहाँ पे खर्च होगा एंड पॉइंट तक, क्या उतना ही H2SO4 बचा हुआ होगा? जवाब दो। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन वही हुआ ना। तो हम तो N2V2 H2SO4 का नहीं पता कर सकते कि कितना उस रिएक्शन में बचा है, लेकिन ये तो पता कर सकते हैं ना कि कितने मिली इक्विवेलेंट बचा होगा NaOH के साथ रिएक्शन के बाद। यस, तो वही है N2V2 NaOH से हम पता करा लेंगे कि कितना रिमेनिंग बचा हुआ है। तो इसको याद करने का तरीका बेटा बस इसी को समझाना था, इतना आप समझ सकते हो। N जो है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन, एंड V ml ऑफ H2SO4 यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजेशन, और यही रिप्रेजेंट करता है किसको, NV को, दैट इज N1V1 माइनस N2V2। N1 जो है वो नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 टोटल टेकन, V1 ml ऑफ H2SO4 टोटल टेकन, N2 इज नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH और V2 इज ml ऑफ NaOH। तो यहाँ पे सीधे देखो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आपको बार बार पढ़ना नहीं है, एक बार मैंने समझा दिया, एक की पॉइंट दूंगा उसी से सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। नाउ अ मिक्सचर इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ NaOH which liberates ammonia gas. Ammonia gas is absorbed in excess of standard solution of H2SO4. The amount of ammonia produced is determined by estimating the amount of H2SO4 consumed. Estimation of H2SO4 is done by titrating the H2SO4 left after absorption of ammonia with standard alkali solution, and the difference between the initial amount of acid taken and that left after absorption of ammonia is amount of H2SO4 used. ये सब बस एक बार मैंने पढ़ दिया कि लिखा है, आपको इसको अब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मैंने समझाया है उसको मैंने इस फार्मूले में लिख दिया है, यही आपका मास्टर फार्मूला है जो मैंने समझाया है। क्या है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू क्या होगा बेटा, यूज्ड मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, कितना यूज हुआ कैसे पता चला हमें, ये एक्सेस ऑफ H2SO4, एक्सेस ऑफ H2SO4 और बचा हुआ H2SO4, बचे हुए H2SO4 को कैसे पता किया, NaOH के टाइट्रेशन के द्वारा N2V2, तो N1V1 माइनस N2V2 वो हो गया हमारा जो खर्च हो गया, वो हमें पता चल जाएगा कितना हमारा अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हुआ है, इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इससे हम चीजों को पता कर सकते हैं। ये कैलकुलेटेड है, 1.4 फैक्टर कैलकुलेटेड करके आया है, आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज सुनना, एनसीईआरटी से है बेटा, ध्यान सुनना कि ज़ेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो, ये हो गया आपका नाइट्रो एजो, ये हो गया आपका एजो एजॉक्सी, ये हो गया एजॉक्सी। इन कंपाउंड में नाइट्रो एजो और एजॉक्सी ग्रुप में जिनमें होता है वह containing nitrogen in nitroazo and azoxy group and nitrogen present in the ring, जैसे पैराडीन, पैराडीन आप स्ट्रक्चर जान रहे हो, ये आपका हो गया पैराडीन, ये हम आपको बता चुके हैं पहले भी। ये हो गया आपका क्विनोलिन, ठीक है, इस कंपाउंड को बोलते हैं आइसोक्विनोलिन। तो ऐसे कंपाउंड जैसे पिरिडीन हो गए, क्विनोलिन हो गए, आइसोक्विनोलिन हो गए,
ऐसे कंपाउंड जो है वह जल्दाल मेथड से उसमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एज नाइट्रोजन ऑफ दीज कंपाउंड डज नॉट चेंज टू अमोनियम सल्फेट अंडर दीज कंडीशन। इस कंडीशन में वो अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होते हैं। जो कंपाउंड अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होगा, भाई अमोनियम सल्फेट में चेंज होगा तभी तो अमोनिया मिलेगा, और अमोनिया मिलेगा तभी तो उसका एस्टिमेशन कर पाओगे। क्या मेरी बात क्लियर हुई? वाई में जवाब दो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। अब क्वेश्चन सुनिए, 30 ml 0.25 normal H2SO4 are used in न्यूट्रलाइजिंग अमोनिया ऑब्टेनिंग फ्रॉम। अच्छा, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा, ध्यान सुनना। पहला क्वेश्चन क्या है, वो H2SO4 के बारे में केवल बताएगा, केवल H2SO4 के बारे में उसने बताया है, NaOH के बारे में कुछ नहीं दिया है। मेरी बात सुनो, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है जितना H2SO4 लिया सारा का सारा अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में खर्च हो गया, बचा कुछ नहीं। और अगर NaOH भी दिया है तो इसका मतलब कुछ H2SO4 बचा रह गया है, तो हमें N1V1 माइनस N2V2 करना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये आपका W जो है ये वेट दे रखा है, फार्मूला आपको पता ही है। तो H2SO4 के बारे में आपको चीज पता चल गया कि 0.25 N है और वॉल्यूम V है, और हमने इसको 30 इंटू 0.25 इंटू 1.4 डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आंसर आ गया। क्या मेरी बात क्लियर हुई आप सभी को? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बेटा। N1V1 माइनस N2V2 करना, एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं आपके सामने बात करूं तो जल्दाल मेथड से ये वेट दे रखा है W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज पास थ्रू। अब H2SO4 ध्यान सुना, H2SO4 की बात करें तो 30 इंटू 1/2, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 15 आ गई। NaOH जो है वो कितना बेटा? 50 इंटू 1/10, और ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 आ गई। और हमें इन दोनों को क्या करना? डिफरेंस, वो कितना आ गया? 10। तो 10 इंटू 1.4 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आंसर आ गया क्या बेटा? बोलो। बहुत आसान है, बस इतना ही करना होता है, इससे ज्यादा नहीं करना है। नेक्स्ट, यहां पे देखिए बेटा, वेट जो है वो W दिया है 0.5 ग्राम, लेकिन यहां अगर हम H2SO4 की बात करें तो H2SO4 में Mn तो 10 दिया है, 1 मोलर दे रखा है, और 1 मोलर में H2SO4 में कितने नॉर्मल होते हैं बेटा? 2 होते हैं, इंटू 2, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या 20 आएगी कि नहीं आएगी बेटा? 20। और आपने वैल्यू रखा और आंसर कितना आ गया बेटा? 56। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है आप सभी स्टूडेंट्स को? जवाब दीजिए। तो ये बहुत ही इजी है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपको पूरा एस्टिमेशन आसान लगा? ये एनसीईआरटी का था। क्या बहुत ही इजी टॉपिक है? इससे क्वेश्चन आना चाहिए एग्जाम में। चलिए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड, बहुत हर्षित कह रहा 2-3 आ जाए सब। चलो, प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटा पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, ये पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसलिए चीजों को मेरे बड़े ध्यान से सुनना। Once an organic compound is extracted from a natural source or synthesized in the laboratory, it is essential to purify it. हम नेचुरल सोर्स से या लेबोरेटरी से जो भी केमिकल सिंथेसाइज करते हैं उसमें इंप्योरिटी होती है, और उस इंप्योरिटी को क्या बेटा हम को प्यूरिफाई करना होता है। Various methods used for the purification of organic compound are based on the nature of the compound and the impurity present in it. उसमें किस प्रकार की impurity है, वह जो compound है उसका नेचर क्या है, उस नेचर के आधार पर डिफरेंट तरह के मेथड्स हैं, और वो अलग अलग तरह के कंपाउंड के लिए अलग अलग तरह के मेथड्स यूज होते हैं। The common technique used for purification are as follow, जैसे sublimation, crystallization, distillation, differential extraction and chromatography। तो इन सभी को हमको एक एक करके पढ़ना है बेटा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं सब्लिमेशन। ध्यान सुनिए, सब्लिमेशन की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही कॉमन आपने एग्जांपल देखा है, कपूर, कैम्फर। कैम्फर जो होता है वो सॉलिड से सीधे किस में जाता है? गैस में जाता है। या नेफ्थलीन बॉल्स जो कपड़ों में रखते हैं एटसेट्रा,
देखते हैं ना, वो भी क्या है बेटा, वो आप उसको लिक्विड में नहीं देखते हैं, कुछ दिनों बाद वो सीधे क्या है, गायब हो जाता है, गैस में चला जाता है। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, सब्लिमेशन के एग्जाम्पल। तो होता क्या है, ऑन हीटिंग, बहुत ध्यान सुनना, इसके वर्ड ही इंपॉर्टेंट है। ऑन हीटिंग सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज फ्रॉम सॉलिड टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो वहां के लिए हम करते हैं। अब कहां पे इसका जरूरत पड़ता है, सब्लिमेशन किसके लिए कर सकते हो, तो द सब्सटेंस व्हिच सबलाइम, ऐसे सब्सटेंस जिसका सब्लिमेशन हो जाए, और दूसरी जो इंप्योरिटी है जिसका सब्लिमेशन ना हो, यानी द सब्सटेंस व्हिच sublimable compound can be purified by this method provided impurity present do not sublime या non sublimable impurity हो। जिसको हमें करना है अलग, डिजायरेबल जो हमारा कंपाउंड है वो सब्लिमेशन करके उड़ जाएगा और इंप्योरिटी नीचे रह जाएगी, दोनों सेपरेट हो गए। जैसे एग्जांपल कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासिन, बेंजोइक एसिड, थैलिक एनहाइड्राइड एटसेट्रा आर प्यूरिफाइड बाय सब्लिमेशन। अब होता क्या बेटा, ध्यान से सुनना, तो ये this method is used to separate sublimable compound from non sublimable impurities। अब होता क्या बेटा, ध्यान सुनना, ये एक सेटअप आपके सामने मैंने बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सब्लिमेशन करना है, कैसे होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये मैंने आपके सामने दिया है, यहाँ एक इम्प्योर सॉलिड है, इम्प्योर सॉलिड, यानी इसमें सब्लिमेबल कंपाउंड भी है, नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी भी है। अब इसको हमने हीट करना शुरू किया, ये देखो बेटा, यहां हमने इसको हीट करना शुरू किया। इसी के बीच में कोल्ड फिंगर लगा हुआ है। कोल्ड फिंगर का मतलब क्या है, दिस इज द कोल्ड सरफेस। कोल्ड सरफेस जो है वो यहां डिनोट करता है कोल्ड फिंगर को। जब इसको तुमने गर्म किया, तो गर्म करोगे तो जो सब्लिमेबल कंपाउंड होगा, क्या हुआ, आपका वेपर में चला जाएगा। क्या, जवाब दो, वो वेपर में चला गया, और वो वेपर में जाकर टकराएगा किससे, कोल्ड फिंगर से टकराएगा। और कोल्ड फिंगर से जब वो टकराएगा तो बेटा क्या, देखो देखो वो ये वेपर बनने लग गया, और कोल्ड फिंगर से टकरा के ऊपर जाके क्या वह कोल्ड फिंगर में वापस से सॉलिड में बदल गया कि नहीं, जवाब दो। ये वापस से सॉलिड में बदल गया, और आप देख सकते हैं कि दोनों सेपरेट हो गए। ये तो उड़ा ही नहीं, इंप्योरिटी उड़ी ही नहीं, वो तो नीचे रह गई, और जो उड़ के कोल्ड फिंगर्स में गया और वह आपका सबलाइम्ड सॉलिड इसमें आ गया। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, और इससे हमने इसको सेपरेट कर लिया। तो ये मेथड था सब्लिमेशन। अगला मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कंपोनेंट्स। सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने का ये मेथड है, बहुत आसान है, ध्यान से समझना। It is based on the difference in the solubility of the compound and the impurity in a suitable solvent। जो हमारा कंपाउंड है, मान लीजिए हमें एक कंपाउंड है जिसको अलग करना है, तो x प्लस वाई, ये हमारा x जो है वो डिजायरेबल कंपाउंड है, y जो हमारा इंप्योरिटी है। जैसे इन्होंने बना रखा है, देखो डिजायर्ड कंपाउंड को डॉटेड जो है ब्लैक डॉट से बनाया है, और सॉल्युबिलिटी को उन्होंने ऐसे एक स्क्वायर से बनाया है, जो सॉल्युबल इंप्योरिटी जो है, सॉल्युबल इंप्योरिटी को स्क्वायर से बनाया है। अब इसको ध्यान से समझना, हमने इंप्योर सॉलिड लिया, इस इंप्योर सॉलिड में आपके दोनों भी हैं, ब्लैक डॉट भी है, वो स्क्वायर शेप इंप्योरिटी भी है। अब द इंप्योर कंपाउंड जो होते हैं, इंप्योर कंपाउंड इज डिसॉल्व इन ए सॉल्वेंट, उसको एक सॉल्वेंट पे हमने डिसॉल्व किया। देखो, एड हॉट सॉल्वेंट in which the compound that need to be purified is sparingly soluble at room temperature but appreciably soluble at high temperature and impurity highly soluble at all temperature। मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट हमने दिया है, हमारा जो कंपाउंड डिजायरेबल कंपाउंड है, वह रूम टेम्परेचर पर स्पेरिंगली सॉल्युबल है उस सॉल्वेंट में। इंप्योरिटी तो हमेशा हर टेम्परेचर पे सॉल्युबल है, लेकिन जब हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं और हम इसको इतना गर्म करते हैं, मिला देते हैं कि नियर वो सैचुरेटेड सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर देता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर देता है। और इस सैचुरेटेड सोल्यूशन के फॉर्मेशन के बाद बेटा ध्यान से सुनना, क्या होगा,
हम उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। ठंडा करने से क्या होगा, अभी तो सब इसमें सॉल्युबल हो गया, इंप्योरिटी भी सॉल्युबल हो गया और डिजायरेबल कंपाउंड भी सॉल्युबल हो गया। अब ठंडा करेंगे तो इंप्योरिटी तो सॉल्युबल ही रहेगी, लेकिन जो डिजायर्ड कंपाउंड है वो वापस से क्रिस्टल के रूप में बनना शुरू हो जाएगा। और क्रिस्टल के रूप में बनने को बेटा यहाँ देखो, ये क्रिस्टल के रूप में देखो ये बनना शुरू हो गया, इंप्योरिटी देखो उसमें ज्यादा सॉल्युबल हो गई और क्रिस्टल के रूप में बनना होगा। इसको हमने भी क्या किया, फिल्टर से अलग कर लिया और डिजायर कंपाउंड हमको प्राप्त हो गया। और जो सॉल्युबल इंप्योरिटी है वह आपका जो है वो कहाँ रह गया बेटा, अलग हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑन कूलिंग द सॉल्यूशन प्योर कंपाउंड क्रिस्टलाइजेज आउट एंड इज रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। द फिल्ट्रेट, ये जो है आपका, इसे बोला हमने फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट यानी मदर लिक्विड कंटेन इंप्योरिटी एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द कंपाउंड, थोड़ा बहुत कंपाउंड भी रह जाएगा। इतना आपको समझ में आया? वायर में जवाब दो, वायर में जवाब दो। वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो यही करना है, यानी कि वो कंपाउंड जो है वो सॉल्वेंट में रूम टेम्परेचर पे कम सॉल्युबल है, हाई टेम्परेचर पे ज्यादा सॉल्युबल है, वो कंपाउंड जिसको अलग करना है। इंप्योरिटी हमेशा सॉल्युबल है, तो गर्म कर दिया सब डिजॉल्व है, ठंडा कर दिया तो जो कम सॉल्युबल है वो आपस से क्रिस्टल बनेगा, क्रिस्टल को हमने अलग कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिस्टिलेशन, द वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड बाय हीटिंग, हीटिंग करके लिक्विड को वेपोराइज कर दिया एंड सब्सिक्वेंट कंडेंसेशन, फिर उसको कंडेंस कर लिया उस वेपर को, इसे बोलते हैं डिस्टिलेशन। जो सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन और स्टीम डिस्टिलेशन, ये टाइप्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल डिस्टिलेशन। सुना ध्यान से, पहला ये इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट। कहां पे सिंपल डिस्टिलेशन करते हैं? दिस इंपॉर्टेंट मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वोलेटाइल लिक्विड फ्रॉम नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी। यानी लिक्विड कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी से उसको हम अलग करते हैं। ठीक है बेटा। द लिक्विड हैविंग सफिशिएंट डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, और उनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान सुनना, हमने मान लीजिए ये पहला एग्जांपल जो एनसीईआरटी का है, देखिए बेटा, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, बेटा ध्यान से सुनना, क्लोरोफॉर्म और एनिलीन, क्लोरोफॉर्म को मैंने बोल दिया ए और एनिलीन को बोलने जा रहा हूं बी। और यह जो आपका है इसे अपन बोलते हैं राउंड बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क को हमने बोल दिया आरबी फ्लास्क, ये आपका है आरबी फ्लास्क। इसमें हमने ए प्लस बी दोनों को, दोनों है इंप्योरिटी के फॉर्म में पड़े हुए हैं। अब होगा क्या बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ये इसमें हमने लिक्विड मिक्सचर ले लिया ए प्लस बी राउंड बॉटम फ्लास्क में। बॉइलिंग पॉइंट किसका कम है बेटा, ए का कि बी का, जवाब दीजिए, आप ही को जवाब देना है सब। ए और बी में ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है। तो बताओ पहले कौन वेपोराइज होगा, कौन वेपोराइज हो जाएगा, ए की बी? ए वेपोराइज हुआ, देखो इसमें क्या है, वेपर में क्या आने लग गए, ए आने लग गया, ये वेपर में ए आने लग गया। ऊपर जब ए जाएगा ये देखो ए आ गया, यहां से ए आ रहा है, कंडेंसर लगा दिया, इसमें कोल्ड वाटर इन हो रहा है, कंडेंसर क्या करेगा, इस वेपर को ठंडा कर देगा, और ठंडा करके क्या वह वेपर आपका यहां पर आ चुका है क्या, जवाब दीजिए। क्या, हाँ, क्या आपने ए को बी से सेपरेट कर लिया, ए को बी से सेपरेट कर लिया, ये जो है इसको नाम दिया, ये आपका रिसीवर हो गया। तो जो पहले कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है वो उड़ गया, उसको फिर हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। बी वाला जो है वो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क में रह गया, और ए वाला जो है वो किस में आ गया बेटा, आपका रिसीवर में आ गया, रिसीविंग फ्लास्क में आ गया। तो ये है आपका सिंपल डिस्टिलेशन। तो डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा होना चाहिए। तो मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, मिक्सचर ऑफ डाइथाइल ईथर एंड टॉलुइन, हेक्सेन एंड टॉलुइन, ये इसके एग्जांपल है। आपको इसके टेम्परेचर नहीं याद रखने हैं, आपको इसके एग्जांपल याद रखने हैं। एग्जांपल पूछा जाता है, जैसे पूछा जाएगा कि बताइए क्लोरोफॉर्म और एनिलीन को किस मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं, तो आंसर जाएगा सिंपल डिस्टिलेशन। ठीक है, चलिए अब आता है ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि एक नया टेक्निक डेवलप करना पड़ा जिसका नाम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या ऐसा जरूरत पड़ा, तो बेटा ध्यान से सुनना,
सभी कंपाउंड को, मतलब जिसमें डिफरेंस इज, देखो बेटा आप देखो, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ए उड़ गया वेपर के रूप में, बी नहीं उड़ा। हमने ए को अलग कलेक्ट कर दिया, स्टीम डिस्टिलेशन, वो सॉरी सिंपल डिस्टिलेशन से हमने इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, सिंपल डिस्टिलेशन से हमने इसको अलग कर दिया। लेकिन बताओ अगर इनके बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 डिग्री 6 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री का डिफरेंस है, तो जब ए उड़ने लगेगा तो साथ साथ में बी भी उड़ने का मन करेगा क्या उसका, जवाब दीजिए। हाँ, और हम उसको फिर इस मेथड से अलग नहीं कर सकते, तो इट इज एम्प्लॉयड फॉर सेपरेटिंग टू और मोर वोलेटाइल लिक्विड हैविंग बॉइलिंग पॉइंट क्लोज टू ईच अदर। ऐसी दशा में सिंपल डिस्टिलेशन कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस केस। इन केस में हम लोग सिंपल डिस्टिलेशन यूज नहीं करते। एग्जांपल जैसे देखो एसीटोन और मिथेनॉल, एसीटोन और मिथेनॉल में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, 9 डिग्री का ही नजर आ रहा है। मान लो एसीटोन को हमने मान लिया ए और मिथेनॉल को हमने मान लिया बी। अब ध्यान सुनना बेटा, ए और बी, हमने इसमें ए प्लस बी दोनों ले लिया, लेकिन फिर भी टेंडेंसी पहले वेपर बनने की किसकी होगी, टेंडेंसी वेपर बनने की किसकी होगी, ए की ज्यादा होगी। अब सुना ध्यान से, इसके जो सबसे स्पेशल फीचर होता है वो है इसमें एक कॉलम होता है जिसे अपन बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बोलते हैं, इसी से इसका नाम पड़ गया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नाम पड़ गया। एनसीईआरटी में जाके देखना, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपके कई प्रकार के हो सकते हैं। ये आपका है सिंपल पैक्ड हो सकता है, सिंपल पैक्ड हो सकता है, यह आपका बबल प्लेट हो सकता है, बबल प्लेट टाइप का हो सकता है, बहुत तरह से होते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे मैं एक रफली आइडिया दूं तो ऐसे मान लीजिए कुछ ऐसे बना हुआ है। अब ध्यान से सुना क्या होगा, द वेपर ऑफ द लिक्विड पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम व्हिच प्रोवाइड्स ग्रेटर स्पेस फॉर हीट एक्सचेंज। इसमें जब वेपर जाएगा, वेपर जाएगा तो क्या बहुत ज्यादा स्पेस इसमें ट्रेवल करेगा कि नहीं, बताओ बहुत ज्यादा देर तक इसमें रहेगा कि नहीं रहेगा, और बहुत ज्यादा देर तक इसमें रहेगा तो क्या हीट एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा होगी। On reaching the top, the vapor becomes pure in low boiling point component and pass through the condenser and the pure liquid collected in a receiver। ये जो आपका रिसीवर है इसमें हम क्या है उसको कलेक्ट कर लेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अब मेरी बात ध्यान सुना अगले पॉइंट को, वेपर ऑफ द लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर ऑफ द लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड फॉल बैक इनटू डिस्टिलेशन फ्लास्क। इस चीज को समझना ध्यान से, ए प्लस बी मैंने हीट किया, ए पहले एवोपरेट होना शुरू हुआ, बेटा ध्यान सुना, ए राइज करना शुरू करता है, ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर जा रहा है। मेरी बात को ध्यान सुनना, ये सब समझने का ही है। ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऊपर जा रहा है, पहले उड़ गया, लेकिन जब ए उड़ रहा था क्या उसके बाद बी भी उड़ना स्टार्ट हो गया, ए उड़ने के बाद क्या बी भी उड़ना स्टार्ट हो गया, बोलो है ना, यस। ऐसा नहीं है सिंपल में बी नहीं उड़ता है, बहुत डिफरेंस होता है, ए उड़ जाता है, अलग कर लिया, उतना टेम्परेचर नहीं पहुंचाते, लेकिन यहाँ जैसे ही 329 केल्विन है वैसे पास में क्या 338 भी केल्विन मिलना शुरू हो जाएगा, और एक जैसे उड़ गया और बी भी उड़ना शुरू हो जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनना, ये सब खाली समझने का ही तरीका है। ए उड़ रहा है, अब बी भी पीछे से उड़ना शुरू कर दिया, अब ए कंडेंस होना शुरू हो रहा है, कंडेंस मतलब वो नीचे आना शुरू हो रहा है। जब वो नीचे आना शुरू हो रहा है तो क्या उसकी टकरार बी से हो जाएगी, टकरार क्या बी से होगी कि नहीं होगी, जवाब दो। यस, ध्यान सुनना, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, ए जो है पहले उड़ गया, बी पीछे आ रहा है। जब ए कंडेंस हो रहा है तो उसकी टकरार किससे हो गई, बी से। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में बहुत देर तक दोनों ए और बी साथ साथ रहेंगे, लेकिन बताओ बी जो है, बी का टेम्परेचर क्या ज्यादा है, बी का टेम्परेचर ज्यादा है, वाई में जवाब दो। बी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ए वाला बी से हीट एक्सचेंज करने लग जाएगा, ए बी वाला जो है वो ए वाला जो है वो बी से क्या करने लग जाएगा, हीट एक्सचेंज करने लग जाएगा, और जो ए कंडेंस हो रहा था वो बी से हीट पाने के बाद वापस से क्या होने लग जाएगा, वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, बोलो है ना। वापस से देखना, ए वेपोराइज हुआ, बी पीछे आ रहा है, ए वह नीचे कंडेंस हुआ, बी से मिला, बी की हीट ए ने ले ली, ए वापस से ऊपर उड़ने लग गया। अब बी की हीट कम हुई तो बी क्या हो जाएगा, बी का कंडेंस हो जाएगा कि नहीं। तो हायर बॉइलिंग पॉइंट वाला क्या पहले कंडेंस हो गया और वो डिस्टिलिंग फ्लास्क में वापस से चला जाता है,
बोलो है ना। और ए वाले को वापस से हम क्या कर लेते हैं, ए वाला फिर हम वापस से इसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई बेटा? सब समझने का ही तरीका है ये। तो वेपर ऑफ द लिक्विड विथ हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस बिफोर द वेपर ऑफ द लिक्विड विथ लोअर बॉइलिंग पॉइंट एंड फॉल बैक इनटू डिस्टिलेशन फ्लास्क। ईच, अब देखो ये बार बार प्रक्रिया होती रहेगी, बार बार प्रक्रिया होती रहेगी। ईच सक्सेसिव कंडेंसेशन एंड वेपोराइजेशन यूनिट इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज कॉल्ड थ्योरेटिकल प्लेट। इसको थ्योरेटिकल प्लेट के नाम से बोला गया है। और इंडस्ट्री में बहुत से थाउजेंड्स ऑफ थ्योरेटिकल प्लेट लगे होते हैं, ऐसे जो उसमें सेटअप लगा होता है। एंड एग्जांपल टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन, इसका एग्जांपल क्या है? टू सेपरेट डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। तो बेटा ये चीज याद रखना, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से चीजों को लिया गया है। जैसे चीज आपको समझ में आ गया आप सबको, तो इसमें याद रखना एग्जाम्पल और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस ज्यादा ना हो। अगला जो है वो डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, क्या जरूरत पड़ी इसकी? कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जब हम उनको हीट करते हैं तो जैसे ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर, जैसे, यस वेरी गुड, ऋषिका भाटी ने एग्जांपल बोल दिया, एमडी सकलेन ने, बेहतरीन, हम पढ़ा चुके हैं। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैंने कहा था एक्सप्लेन बाद में करूंगा। तो जैसे ही वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं, या तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर या अपने जैसे बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचने वाले होते हैं, उनका डिसोसिएशन हो जाता है। तो वो कंपाउंड ही नहीं रह जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम लोग डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन से क्या करते हैं बेटा? सेपरेट करते हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू प्यूरिफाई लिक्विड हैविंग वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड दोज which decomposes at or below their boiling point, यानी which decomposes at or below their boiling point, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट या उससे पहले डिकम्पोज हो जाते हैं, वहां पर इनका प्रयोग करते हैं। तो इन दिस प्रोसेस a liquid is made to boil at temperature lower than its normal boiling point by reducing pressure on their surface। आपको पता है जब, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या? तभी बॉइल करता है क्या? वाइन में जवाब दो, वाइन में जवाब दो। यस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ये मैनोमीटर वैक्यूम पंप लगा हुआ है और हमने प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। प्रेशर जो है उस प्रेशर को हमने रिड्यूस कर दिया, सरफेस से प्रेशर का रिड्यूस हो गया। तो जब प्रेशर रिड्यूस, पहले देखो बेटा ये नॉर्मल लिक्विड का क्या था? वेपर प्रेशर, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों बराबर होते हैं, तब क्या होता है बेटा? बॉयल होता है। लेकिन इस प्रेशर पे जब बॉइलिंग पॉइंट हो रहा था उसमें डिसोसिएशन हो रहा था, हमने प्रेशर क्या कर दिया? कम कर दिया। तो क्या पहले ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा? अपने बॉइलिंग पॉइंट पहुंचने से पहले ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा? यस, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा पहले ही, और फिर उसका डिसोसिएशन नहीं होगा। तो इसे बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो ग्लिसरॉल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट इन सॉफ्ट इंडस्ट्री बाय यूजिंग दिस टेक्निक। ठीक है बेटा। बाकी और भी एग्जांपल है, सुक्रोज जो आप बनता है, केन शुगर, उसमें भी इसका यूज किया जाता है, आगे एग्जांपल मिलेंगे। अगला है स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन क्या है बेटा? दिस टेक्निक इज अप्लाइड टू सेपरेट सब्सटेंस व्हिच आर स्टीम वोलेटाइल। ऐसे जो स्टीम वोलेटाइल होता है, ठीक है, वेरी गुड दीपाली, आपने जवाब दे दिया। स्टीम वोलेटाइल होता है एंड इमिसिबल विथ वाटर, वाटर के साथ वो इमिसिबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल देखना बेटा, इन स्टीम डिस्टिलेशन steam from a steam generator is passed through a heated flask containing the liquid to be distilled. The mixture of steam and the volatile organic compound is condensed and collected। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्या कहना चाह रही है। मान लीजिए हमने एनिलीन, एनिलीन इज सेपरेटेड बाय दिस मिक्सचर फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर, एक एग्जांपल हो गया। दूसरा है, ध्यान दीजिए, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, आर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। आर्थो को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ओ से, पैरा को रिप्रेजेंट करता हूं पी से। अब ध्यान सुनना, हमने इसमें O प्लस पी दोनों ले लिया, O प्लस पी दोनों ले लिया, ठीक है। हाँ, ये वाटर है, कंपाउंड टू बी डिस्टिल्ड, ये है O प्लस पी, यहाँ पे हमने दोनों ले लिया। अब क्या होगा, इसमें हम स्टीम पास करते हैं, स्टीम पास करते हैं। स्टीम पास करने से क्या होगा, आर्थो नाइट्रोफिनॉल आपको पता है क्या होता है? स्टीम वोलेटाइल होता है। क्या मेरी बात समझ में आया?
वो आपका स्टीम वोलेटाइल है, और वाटर से क्या है, वो इंटरेक्ट नहीं करेगा, वाटर से इंटरेक्ट नहीं करेगा। तो अब उसमें क्या होगा बेटा, हाँ, दिस कंडेंस वाटर वेपर, अब ये क्या है, उड़ने लग जाएगा, पहले ही उड़ने लग जाएगा, लेकिन क्या है, किससे नहीं इंटरेक्ट करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। और फिर आर्थो नाइट्रोफिनॉल कहां पे आ गया बेटा, इसमें हमने इसको कंडेंस कर लिया और उसको हमने अलग कर लिया। अब ध्यान से सुनना, ये P1 प्लस P2 क्या है, P1 इज ए वेपर प्रेशर ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड और P2 इज ए वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। तो P क्या हो गया, ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर हो गया। अब जो मिक्सचर कब बॉयल करेगा, जब P डैश को हमने बोल दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। जब P इक्वल टू P डैश होगा तभी ये बॉयल करेगा कि नहीं करेगा बेटा, तभी ये बॉयल करेगा, P इक्वल टू P डैश होगा तभी बॉयल करेगा। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना, चूंकि P1 जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, P1 जो है ऑर्गेनिक लिक्विड, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो उसमें क्या है, वह तेजी से वोलेटाइल होगा और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो इसमें बस इतना ही याद रखना है कि जो स्टीम वोलेटाइल होता है उसको हम इस मेथड से सेपरेट करते हैं। ये आपको याद नहीं रखना है कि किस फिनोमेना से हो रहा है, कैसे वेपर प्रेशर है, बस एग्जांपल एक आपको ये याद रखना है, दूसरा आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो भी मैंने पढ़ाई है वो समराइज कर दिया है मैंने, समरी है आपके लिए, विथ एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं कि सिंपल डिस्टिलेशन व्हेन लिक्विड सैंपल हैज नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी, एग्जांपल मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन, व्हेन, और जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस सफिशिएंट होता है, इसमें ये इसका ये क्या है, क्लोरोफॉर्म एनिलीन, ईथर एंड टॉलुइन, ईथर आपका ये क्या है, ये C2H5O C2H5 ईथर हो गया आपका, ठीक है। हेक्सेन एंड टॉलुइन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन व्हेन बीपी डिफरेंस इज क्लोज, ज्यादा ना हो, क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एसीटोन एंड मिथाइल अल्कोहल, एग्जांपल याद होने चाहिए। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर या वैक्यूम डिस्टिलेशन व्हेन लिक्विड बॉइल्स एट हाई टेंपरेचर and it may be decomposed before boiling point is attained, condensation of sugar juice, recovery of glycerol from spent lye, glycerol, steam distillation when the substance is immiscible with water। ये मिक्सचर का है, वेपर प्रेशर यहाँ पे इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका है P1 plus P2 को नहीं अप्लाई करना आप। when the substance is immiscible with water and steam volatile, जैसे aniline is separated from water, orthonitrophenol from paranitrophenol and बहुत सारे एग्जांपल। तो ये सारे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए, कोविड नीट में 2020 में आया था, ये लिक्विड कंपाउंड कैन बी प्यूरिफाइड बाय स्टीम डिस्टिलेशन ओनली इफ इट इज, बताओ आंसर क्या होगा, बेहतरीन, क्या होना चाहिए, स्टीम वोलेटाइल होना चाहिए और इमिसिबल विथ वाटर होना चाहिए, इमिसिबल विथ वाटर होना चाहिए, आंसर 1 हो गया। अब आइए डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन क्या है कि व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट, सुना बेटा, व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड is present in aqueous solution, then the organic compound is extracted by using a solvent in which organic compound is more soluble than water and the solvent is not miscible with water। कहने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान सुनिएगा, यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन एक्वस लेयर, एक्वस लेयर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया है। अब हमें इस एक्वस लेयर से ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना है, तो हमने एक सुटेबल सॉल्वेंट ले लिया और यह सेपरेटरी फनल जो है, उस सेपरेटरी फनल में हमने इसको डाल दिया, ये सेपरेटरी फनल कहलाता है, इसमें हमने इसको डाल दिया। अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, जो वो कंपाउंड है वह सॉल्युबल होगा। तो व्हेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन देन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग सॉल्वेंट इन व्हिच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज मोर सॉल्युबल। उस सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वाटर से ज्यादा उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, लेकिन अभी वो है किसमें, वाटर में। देन वाटर एंड द सॉल्वेंट इज नॉट, लेकिन ये है कि वाटर और सॉल्वेंट आपस में क्या मिक्सबल नहीं होने चाहिए। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लेस सॉल्युबल इन गिवन सॉल्वेंट then very large quantity of solvent is required to extract a very small quantity of compound। कहने का मतलब क्या है, अब हमने क्या किया, इसमें जो ब्लू वाला नजर आ रहा है इसमें हमारा क्या है, कंपाउंड है, और येलो वाला क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट उस कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वाटर से ज्यादा,
हमने इसमें इसको डाल दिया लाइक दिस। मेरे ध्यान सुनिए, बस ये तो एक बॉटल है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह से इसको परफॉर्म करते हैं। बाकी जो शेप आपको नजर आ रहा है सेपरेटरी फनल वैसा ही होता है। और उसके बाद हमने इसको खूब सेक किया, बहुत देर तक इसको हम ऐसे सेक करते हैं, बहुत देर तक सेक करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं। अब इससे क्या होगा कि वाटर और सॉल्वेंट और वो कंपाउंड सब एक दूसरे से क्या होंगे, कोलिजन करना शुरू कर जाएंगे, बहुत फास्ट कोलिजन करना शुरू कर जाएंगे। उस कोलिजन से क्या होगा, वो जो वाटर में कंपाउंड था वो सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सॉल्वेंट से उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा है सॉल्वेंट में, तो धीरे धीरे वो वाटर से निकलना शुरू हो जाएगा और सॉल्वेंट में जाना शुरू हो जाएगा। हम थोड़ी देर के इसको रख देंगे, क्योंकि सॉल्वेंट और वाटर एक दूसरे में इमिसिबल है। सॉल्वेंट अलग हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट ने वाटर से क्या ले लिया, उस कंपाउंड को अपने अंदर ले लिया, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसॉल्वेंट लेयर आ गया। इसे बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज लिट, हाँ अब लेकिन क्या होता है, अगर मान लो सॉल्वेंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी कम है तो हमें बहुत ज्यादा सॉल्वेंट लेना पड़ता है, एक्सेस में सॉल्वेंट लेना पड़ता है। और एक प्रोसेस होता है बेटा, ध्यान सुनना, उस प्रोसेस का नाम होता है कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन। ज्यादा सॉल्वेंट लेके कई बार इस चीज को रिपीट करते हैं, इस प्रोसेस को, ठीक है। ये टेक्निक है, इसमें कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जिससे थोड़ा सा भी कंपाउंड है तो उसके लिए में लार्ज, अगर सॉल्बिलिटी कम है तो लार्ज सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। एंड द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इज लेटर रिमूव्ड बाय डिस्टिलेशन और बाय इवापोरेशन टू गेट बैक द कंपाउंड। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? तो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन इज कैरिड आउट इन ए सेपरेटरी फनल। चलिए अगला है, अब आता है क्रोमेटोग्राफी। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से सुनना, यही स्लाइड पूरे क्रोमेटोग्राफी का आधार बनने जा रहा है। क्रोमेटोग्राफी की अगर हम आपसे बात करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक एक्सटेंसिवली यूज्ड टू सेपरेट मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट। बहुत सारा मिक्सचर्स है, उनको उसके अलग अलग कंपोनेंट में हमें क्या करना है, सेपरेट करना है। प्यूरिफाई कंपाउंड एंड आल्सो टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा। इसमें कभी आपको जिफ फाइल आएगी जिसमें आपको कैसे क्रोमेटोग्राफी है वो आप दिखेगा, आपको लाइव दिखेगा। In this technique, the mixture of the substance is applied onto a stationary phase। एक स्टेशनरी फेज होता है जहां पर मिक्सचर को अप्लाई कर देना होता है। अब वो स्टेशनरी फेज आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, ठीक है। ए प्योर सॉल्वेंट, एक प्योर सॉल्वेंट या ए मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और ए गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज पर हमें प्योर सॉल्वेंट या मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट या गैस को क्या करते हैं हम लोग, इसे मान लो ये स्टेशनरी फेज है, इस पर हमने मिक्सर रख दिया, अब इस पे क्या है, ये हम गैस या फिर लिक्विड को क्या करते हैं हम लोग, वह पास करते हैं, मूव कराते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर गेट ग्रेजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। अब ये इसमें से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट जो है वो अलग होने लग शुरू हो जाता है, अलग होने लगता है। द मूविंग फेज इज कॉल्ड मोबाइल फेज। मूविंग फेज को हम लोग मोबाइल फेज कहते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को बेटा, ध्यान से सुनिएगा जो आपके सामने, मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। देखिए इसमें आपको स्टेशनरी फेज जो थिन लेयर प्लेट है और मोबाइल फेज एक इलेवेंट सॉल्वेंट मिक्सचर नजर आ रहा है। अब देखिए बेटा, मैं वापस से कह रहा हूं, इसको देखना, ये कुछ सेकंड चलेगा, इसमें आपको ये नजर आएगा कि जो हमने सैंपल लिया है वह सॉल्वेंट जब इसमें धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा होगा तो सॉल्वेंट का डिफरेंट है। मान लो इसमें ए बी सी डी बहुत सारे कंपोनेंट हैं, तो सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन जिससे ज्यादा होगा वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर चला जाएगा, या कह सकते हैं जिसका स्टेशनरी फेज से इंट्रैक्शन ज्यादा होगा वो नीचे रह जाएगा, वो सॉल्वेंट के साथ ऊपर ज्यादा नहीं बढ़ेगा। इसी चीज को हम इसके द्वारा आपको दिखा रहे हैं बेटा, ध्यान सुनिएगा। देखिए ये स्टेशनरी फेज है, थिन लेयर प्लेट, और ये मोबाइल फेज है, इलेवेंट सॉल्वेंट धीरे धीरे चढ़ना शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो गया प्रोसीजर। ध्यान से देखिए बेटा, धीरे धीरे इलेवेंट राइजेस बाय कैपिलरी एक्शन। इलेवेंट मतलब मोबाइल फेज है, यहाँ पे वो कैपिलरी एक्शन से क्या है, ऊपर जा रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, टाइम पास हो रहा है, वह जो हमने कंपाउंड लिया था अब उसमें एबीसीडी कंपोनेंट देखो वो सब अलग होना शुरू हो गए हैं। जिसका स्टेशनरी फेज से अट्रैक्शन ज्यादा है वह नीचे रह जाता है,
जिसका स्टेशनरी फेज से अट्रैक्शन कम है, मतलब सॉल्वेंट से अट्रैक्शन ज्यादा है, वह ऊपर बढ़ने लगता है। जैसे जैसे टाइम पास होना शुरू हो रहा है, क्या धीरे धीरे आपको सारे कंपोनेंट अलग होते नजर आ रहे हैं? बताइए बेटा, क्या सारे अलग? हाँ, यस। तो ये बता, जिसका सॉल्वेंट से एफिनिटी ज्यादा होगा, जिसका सॉल्वेंट से एफिनिटी ज्यादा है वह ऊपर चला गया, और जिसका स्टेशनरी फेज से एफिनिटी ज्यादा है वह नीचे रह गया। इस तरह से हम क्रोमेटोग्राफी से उनसे अलग कर सकते हैं। हाँ, सभी में यही प्रिंसिपल चलेगा, बस तरीके अलग अलग आते जाएंगे। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, क्रोमेटोग्राफी इज क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। टू ऑफ दीज आर, एक एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, दूसरा पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। यहाँ एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड आर एडजॉर्ब्ड ऑन द एडजॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्री। वही वाली बात हो गई, कितना उसमें एडजॉर्ब होते हैं। कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट जो है यहाँ पे सिलिका जेल और एल्यूमिना है। सिलिका जेल और एल्यूमिना जो है वह कॉमनली यूज एडजॉर्बेंट होते हैं बेटा। ये ठीक है, सिलिका ये है, ये आपका क्या है, दिस इज द स्टेशनरी फेज। ये आपका होगा स्टेशनरी फेज। ये आपका क्या होगा, मोबाइल फेज, जो कि क्या है, इलेवेंट है। मिक्सचर कंटेनिंग एक्स और वाई, मिक्सचर को हमने डाल दिया। व्हेन ए मोबाइल फेज इज अलाउड टू मूव ओवर स्टेशनरी फेज, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव बाय वेरिंग डिस्टेंस ओवर द स्टेशनरी फेज। Following are two main types of chromatographic technique based on the principle of differential adsorption, column and thin layer। अब देखो बेटा, x और y जरा बताना, x और y जो मैंने आपके सामने लिखा है, बेटा ध्यान सुनो, x और y जो मैंने आपके सामने लिखा है, क्या आप इसमें बता सकते हो कि किसका अट्रैक्शन स्टेशनरी फेज से ज्यादा है? बताओ। हाँ, वेरी गुड, मोर एफिनिटी, बेहतरीन जवाब है, मोर एफिनिटी विथ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज से इसकी एफिनिटी ज्यादा है, तो बेटा ये ऊपर रह गया और y नीचे आ गया। y मूव्स डाउन द कॉलम मोर क्विकली देन x एंड सो लीव द कॉलम ऑफ एडजॉर्बेंट स्टेशनरी फेज। सेम चीज चलेगा, मैं बार बार स्टेशनरी मोबाइल ही बोलने वाला हूँ। पैक्ड इन ए ग्लास ट्यूब, द कॉलम इज फिटेड विथ ए स्टॉप कॉक। स्टॉप कॉक है यहाँ पे, ये स्टॉप कॉक है एट इट्स लोअर एंड। ठीक है बेटा, आवाज आ रही सभी को? आ रही है? यस। The mixture adsorbed on adsorbent is placed on the top of the adsorbent column packed in a glass tube। अब देखो, ये मिक्सचर ले लिया A प्लस बी प्लस सी, इसको हमने, ये एडजॉर्बेंट है स्टेशनरी फेज, इसमें ले लिया हमने, उसके ऊपर हमने मिक्सचर ले लिया, और ऊपर ये है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, इसे नाम दिया हमने इलुएंट। ये सॉल्वेंट आपका इलुएंट है। अब एन एप्रोप्रिएट इलुएंट व्हिच इज a liquid or a mixture of liquid is allowed to flow down the column slowly। ठीक है बेटा, वीडियो आ रहा है मेरा क्लियर? बताइए। आ गया सब, जवाब दे। हाँ ठीक है बेटा, अब ध्यान सुनो, एन एप्रोप्रिएट इल्यूएंट मोबाइल फेज व्हिच इज अ लिक्विड और a mixture of liquid is allowed to flow down the column slowly। वो धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री टू व्हिच द कंपाउंड्स आर एडसॉर्ब, कंप्लीट सेपरेशन टेक्स प्लेस। अच्छा मेरी बात बताओ, मैं अगर आपसे बात करूं कि मान लीजिए ए बी और सी, मैं अलग से पूछ रहा हूं, ए बी और सी में मैं बोलूं कि बी का इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज से सबसे कम है, सबसे कम है, और सी का इंटरेक्शन सबसे ज्यादा है, तो सबसे नीचे कौन होगा? सबसे नीचे कौन होगा? सबसे नीचे नहीं, आप इसको मत देखिए, ये एग्जांपल मत देखिए, एग्जांपल से अलग पूछ रहा हूं।
बी का इंटरेक्शन जो है स्टेशनरी फेज, मैं वापस से पूछ रहा हूं, बी का इंटरेक्शन स्टेशनरी फेज से सबसे कम है और सी का स्टेशनरी फेज से इंटरेक्शन ज्यादा है, तो सबसे नीचे कौन होगा? बी। और सबसे ऊपर कौन होगा? सी। तो बीच में क्या आ गया? सी ए बी। आप देख सकते हो। तो यहां देखो, ए जो है, ए का स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन और सी का वीकर इंटरेक्शन किसके साथ? विथ स्टेशनरी फेज, विथ, हाँ, विथ स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज के साथ अगर इंटरेक्शन देखा जाए तो ए का ज्यादा है तो वो ऊपर रह गया, सी का कम है तो नीचे आ गया, और हमने एबीसी को अलग कर लिया। तो इस तरह से कर सकते हैं। द मोस्ट रेडिली एडजॉर्ब सब्सटेंस आर रिटेन्ड नियर द टॉप एंड अदर कम्स डाउन वेरियस डिस्टेंस इन द कॉलम। अगला जो है बेटा वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान है। It is also an example of adsorption chromatography, which involves separation of substance of a mixture over a thin layer of an adsorbent coated on glass tube. एक thin layer जो है वो about 0.2 mm थिक का thin layer होता है, और adsorbent जो है वो सिलिका जेल या एल्यूमिना हो सकता है, spread over a glass plate of suitable size। जैसे देखो बेटा, ये आपके सामने मैंने बनाया है, एक ग्लास ले लिया हमने, ये ग्लास ले लिया हमने, और इस ग्लास पे क्या किया हमने, देखो ये सिलिका जेल या एल्यूमिना का क्या है, ये हमने एक 0.2 mm का क्या लगा दिया, इस पे स्टेशनरी फेज बना दिया। ये आपका स्टेशनरी फेज बन गया, ऐसा स्टेशनरी फेज बन गया। अब क्या होगा? ओवर ए ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज, द प्लेट इज नोन एज, इस प्लेट को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी प्लेट या क्रोमा प्लेट के नाम से जानते हैं। द सोल्यूशन ऑफ द मिक्सचर टू बी सेपरेटेड, जिसको हमें सेपरेट करना है, इज अप्लाइड एज ए स्मॉल स्पॉट। इसको हम लोग क्या करते हैं? द सोल्यूशन ऑफ ए मिक्सचर टू बी सेपरेटेड इज अप्लाइड ऑन ए स्मॉल स्पॉट अबाउट 2 सेंटीमीटर एबव वन एंड ऑफ द टीएलसी प्लेट। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, ये हमने क्या हुआ, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर के हिसाब से, ये मान लीजिए यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पर यहाँ पे हमने उस कंपाउंड को लगा दिया, जिसको हमें सेपरेट करना है डिफरेंट कंपोनेंट में। 2 सेंटीमीटर अबव वन एंड ऑफ द टीएलसी प्लेट, द ग्लास प्लेट इज then placed in a closed jar containing the eluent। इसको हमने इस जार में रख दिया जिसमें सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है जिसमें इलुएंट है। सॉल्वेंट मतलब क्या है? दिस इज कॉल्ड, ये आपका इलुएंट है, इसमें हमने इसको रख दिया। उसके बाद क्या होगा बेटा? एज द इलुएंट राइजेस ऑफ द प्लेट, द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर मूव up along with the eluent to different distance depending on the degree of adsorption and separation takes place। जैसे थोड़ी देर में मैंने आपको बताया था, जो जितना स्टेशनरी फेज से ज्यादा कांटेक्ट रखेगा वो नीचे रह जाएगा। द रिलेटिव एडसॉर्प्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर इज एक्सप्लेन्ड इन द टर्म्स ऑफ रिटार्डेशन और रिटेंशन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल स्पॉट डाल दिया, अब क्या ये सॉल्वेंट ऊपर जाना शुरू करेगा, जैसे कि मैंने आपको मूविंग पिक्चर में दिखाया था जिप फाइल में। तो सैंपल स्पॉट क्या है, वो सेपरेट होना शुरू हो रहा है, कंपोनेंट और कंपोनेंट बी। तो कंपोनेंट ए ऊपर राइज हो रहा है, जैसे जैसे सॉल्वेंट ऊपर हो रहा है कंपोनेंट। तो बताओ ए और बी में बताओ स्टेशनरी फेज की एफिनिटी किसकी ज्यादा है, ए या बी की? स्टेशनरी फेज की, बोलो। वेरी गुड। तो ये क्या है, बी जो है आपका, हाँ, ये मोर एफिनिटी विथ स्टेशनरी फेज, मोर एफिनिटी विथ स्टेशनरी फेज इसका होगा। तो एज सॉल्वेंट बीक अप द सरफेस ऑफ प्लेट, इट कैरीज along with it all components of the sample spot, each component travels at a different speed separating the component along the plate over time। अब ध्यान से सुनना, आरएफ क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना सैंपल कितना मूव किया, सैंपल कितना मूव किया। आरएफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सैंपल कितना मूव किया, मतलब सैंपल सॉल्वेंट, क्या आपको नजर आ रहा है, सॉल्वेंट कितना मूव किया, सॉल्वेंट, और सैंपल जो आपने लिया है। क्या कोई दिक्कत आ रही है आपको? सारी चीजें क्लियर है? भाई इनमें जवाब दें। स्लाइड, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? हाँ। तो जो हमने सैंपल डाला और सॉल्वेंट के साथ, मान लीजिए बेस लाइन से आपका स्पॉट या सैंपल जो है वो एक्स डिस्टेंस गया है,
और सॉल्वेंट y डिस्टेंस गया है। तो आरएफ क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय द सब्सटेंस फ्रॉम बेसलाइन अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम बेसलाइन x अपॉन y, x अपॉन y। क्या क्लियर है सारी चीजें? हाँ, आगे बेटा सब कुछ क्लियर है? हाँ, तो अब ध्यान सुनना, अगर हम आरएफ की बात करते हैं तो जो आरएफ की जो वैल्यू होती है ये 0 to 1, 0 to 1, 0 से 1 के बीच में रहता है, क्योंकि मैक्सिमम सॉल्वेंट ज्यादा मूव करता है, सॉल्वेंट ज्यादा मूव करता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है मूव करने की। स्पॉट जो है सैंपल कम होगा, लेकिन आइडियल कंडीशन में x इक्वल टू वाई हो सकता है। आइडियल कंडीशन में ये वैल्यू मैक्सिमम 1 तक और 0 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है, 0 और 1 से बीच में रहती है। अब ध्यान सुनना बेटा, क्या है, मान लीजिए x इक्वल टू जो आया है वो आया 2.5 सेंटीमीटर और y इक्वल टू जो आया है वो 5 सेंटीमीटर। तो आरएफ की वैल्यू बताइए, आरएफ की वैल्यू कितनी आ गई? क्या 0.5 आया? और अगर देखो तो क्या 50% आया, यानी आधा मूव किया है। तो ऐसे डिफरेंट कंपाउंड का अपना आरएफ निकाल सकते हैं। जिसका आरएफ ज्यादा आएगा, जिसका आरएफ ज्यादा आया यानी उसकी एक्स वैल्यू ज्यादा है, यानी उसका स्टेशनरी फेज से जो है अफेक्शन वो क्या है बेटा? कम है। इस तरीके से इस चीज को आप पता कर सकते हैं। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? तो अभी हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में हम लोग इसको आगे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हुई मेरी बात? नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच। और अगली क्लास जो है वो हमारा कंक्लूडिंग क्लास होगा। हाँ, इसके बाद देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बता दूं मैं आपको। ये खत्म हो जाएगा, बस इतना ही बचा है, पार्टीशन, फिर समरी। इसके बाद कुछ जीओसी 2 से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? चलिए, तो मिलते हैं अगली क्लास में।